नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव। मैं एक पूर्व आईएएस अधिकारी हूं और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। राज्यसभा के चुनाव का नाम सुनते के साथ तीन चीजें दिमाग में आती। पहला, पैसे का खेल। दूसरा, वैसे लोगों का चुना जाना जिसका सामान्यतः धरातल और जनता से कोई लेना देना नहीं। और तीसरा, कि इसकी आवश्यकता क्या अभी है। और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस एपिसोड में हम देने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, यह वस्तुतः 3 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आया। इसका मतलब यह हुआ कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं था, चूंकि 26 जनवरी 1950 में संविधान अस्तित्व में आया। वर्तमान में ये संविधान की धारा 80 के तहत इसका प्रावधान है और इसमें मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। वर्तमान में 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, यानी प्रधानमंत्री के एडवाइस पर, जैसा कि हमारे यहाँ सिस्टम है, नॉमिनेट किए जाते हैं जो कला, साइंस, सामाजिक क्षेत्र, विज्ञान आदि में रुचि रखते हैं। ये सब सिद्धांत की बातें हैं। नॉमिनेशन किसका होता है सब आपको पता है। यह बात आज आपके साथ इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो राज्यसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, अगर चुनाव हुआ या फिर अगर विधानसभा के सीट के हिसाब से जिन पार्टियों को जितना स्ट्रेंथ है, अगर उतना ही कैंडिडेट खड़ा होगा तो चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह प्रोपोर्शनल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से होता है। इसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। सभी राज्यों के विधानसभा और यूनियन टेरिटरी के जो ये लोअर हाउस हैं उसको मिला करके इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। वर्तमान में मैं अपनी बात को सीमित रखूंगा बिहार में। बिहार में आरजेडी की तरफ से 2 लोगों को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया है या उसको नॉमिनेट किया गया है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 1 व्यक्ति, कांग्रेस की तरफ से अभी तक जो जानकारी है 1 व्यक्ति, और बीजेपी की तरफ से 2 लोग। तो पहले मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि सामान्यतः राज्यसभा में जो इस तरह के नॉमिनेशन होते हैं, कुछ एक अपवाद को छोड़ करके बाकी वो पॉलिटिकल मैनेजर्स और जो जिसको हम लोग कॉरपोरेट की भाषा में लाइजनिंग ऑफिसर बोलते हैं या उसको पीआरओ बोला जाता है, उस तरह का। और राजनीति में एक नया नाम आ गया है, रणनीतिकार। ये कौन सी रणनीति बनाते हैं, खैर वो तो बाद की बात है। और अगर रणनीति बनाने से कोई चुनाव जीत जाता तो जो व्यक्ति रणनीति बनाता है वही क्यों नहीं जीत जाता, यह प्रश्न भी बड़ा लाजमी है। एनीवे, अब जरा इसमें कुछ चीज़ों को गौर से देखिए। आरजेडी, जदयू और कांग्रेस ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है, अपना उम्मीदवार बनाया है, वे सभी लोग 12 तारीख को या उससे पहले या 12 तारीख को जो स्पीकर के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस और सरकार के पक्ष में जो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, उसके पीछे जितनी खेल हुई और जितने तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, विधायकों की नुक्का छिपी और रिजोर्ट पॉलिटिक्स, गेस्ट हाउस पॉलिटिक्स आदि हुआ, उसमें आरजेडी, जदयू और कांग्रेस के जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मजेदार बात है कि उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, एक महिला जो बनी है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आई हैं, दरभंगा जिले की बताई जाती हैं, और एक अति पिछड़ा समाज से आते हैं जो पहले आरजेडी में थे, फिर जदयू में गए, मिनिस्टर भी रहे और उनको बीजेपी ने बनाया है कार्यकर्ता के हैसियत से। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोई बिहार के लिए ही ऐसा यूनिक ऐसा नहीं है। झारखंड में एक व्यक्ति को जब राज्यसभा भेजा गया जेएमएम की तरफ से, तो वो व्यक्ति राजस्थान का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था या शायद गुजरात का था। बहुत हो हंगामा हुआ कि वह व्यक्ति राज्य के लिए क्या करेगा। एनीवे,
हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि यह राज्यसभा की क्या अब जरूरत है वाकई में, या राज्यसभा का उदय कैसे हुआ, और क्या आज की तारीख में राज्यसभा रिलेवेंट है। संविधान में जिस उद्देश्य से बाद में इसको अडॉप्ट किया और ये जो अस्तित्व में आया, क्या अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, या महज देश के आम नागरिक और टैक्स पेयर के पैसे से इनके उद्देश्यों की और इनकी इच्छाओं की और इनके संसाधनों की पूर्ति की जाती है। तो पहले यह समझिए कि जैसा भी मैंने बताया कि 3 अप्रैल 1952 को यह अस्तित्व में आया, और एसेंशियली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था, उस कानून में इसकी कल्पना की गई थी बाई कैमरल सिस्टम का। तो हमारे यहाँ फेडरल डेमोक्रेसी है, यानी राज्य हैं और यूनियन है। तो परिकल्पना ये की गई कि राज्यसभा जो होगा वह उसमें अलग अलग राज्यों से जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे वो राज्यसभा के सदस्य होंगे, और ये लोग उस राज्य की नुमाइंदगी करेंगे, राज्य के हितों की रक्षा करेंगे और अपने अपने बात को आगे रखेंगे। यह बात अलग है कि ऐसा कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। राज्यसभा में जैसा भी हमने चर्चा किया कि 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं। अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो उभर करके आ रही हैं वह क्या है कि साहब क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहली चीज, चूंकि इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष जनता नहीं चुनती है, इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी निसंदेह विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट उस राज्य के या देश के नागरिकों के प्रति बिल्कुल नहीं होती है। आप ये भूल ही जाइए, क्योंकि इनके चुनाव में आम जनता का कोई रोल ही नहीं है। अरे भाई, जिस पर आम जनता का रोल है वो लोग कितना कंसर्न है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जिनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उनका क्या कंसर्न होगा। दूसरी चीज, 2003 में या 2003 से पहले था कि जिस राज्य से वो राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे उस व्यक्ति का वहां डोमिसाइल होना जरूरी था, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व कानून में 2003 में एक परिवर्तन कर दिया गया और परिवर्तन करके बता दिया कि वो किसी भी राज्य का हो, किसी राज्य से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। अब जरा सोच करके देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की भावना क्या थी। कॉन्स्टिट्यूशन की भावना थी कि उस राज्य का ही वो व्यक्ति रहेगा जो अपर हाउस में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, उस राज्य के इश्यूज को उठाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति राजस्थान से, कोई व्यक्ति गुजरात से, या फर्ज कीजिए कि गुजरात का कोई व्यक्ति उड़ीसा से लड़ गया, हरियाणा का कोई व्यक्ति बिहार से लड़ जाए, झारखंड का कोई व्यक्ति वेस्ट बंगाल से लड़ जाए, तो वो क्या प्रतिनिधित्व करेगा। तो 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया और कह दिया गया कि वो किसी राज्य का नागरिक हो, कहीं से चुनाव लड़ जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्यसभा बेसिकली अपने लोगों को उपकृत करने, उद्योगपतियों, बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बिजनेसमैन, बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग, मेडिकल कॉलेज चलाने वाले लोग, दवाई कंपनी के बड़े बड़े लोग को भेजने का एक जरिया हो गया, और उससे पॉलिटिकल पार्टी एक मोटी रकम लेना शुरू किया। और यह सब के लिए है, इस हमाम में सभी लोग नंगे हैं। कुछ एक अपवाद को अगर छोड़ दीजिएगा और आप राज्यसभा के पूरे लिस्ट को उठाइएगा तो आप पाइएगा कि वैसे वैसे लोग नॉमिनेटेड। हालांकि कुछ लोग, बहुत शानदार लोग को नॉमिनेट किया गया या चुन के गए, लेकिन बाय एंड लार्ज ये स्थिति अब बहुत खराब होती चली जा रही है। तो दूसरा तो यह पर्पस डिफीट हुआ। तीसरा, यह बैकडोर एंट्री का अजीब मॉडल बन गया है। जो नेता आपके चहेते, पार्टी में आपकी रसूख है, पार्टी के पॉलिटिकल मैनेजर हैं, फंड रेजर हैं, और कथित रूप से आप रणनीतिकार हैं, एक नया कल्चर बन गया आजकल। आप देखिएगा हर एक पार्टी में इस तरह के रणनीतिकार लोग आजकल घूमते फिरते रहते हैं, और भाड़े पर स्पोक्स पर्सन भी मिलते हैं। आप देखिए नेशनल टीवी में, आप उन चेहरों को पहचानिएगा। वही व्यक्ति आज से कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता था, उसके बाद वो बीजेपी का प्रवक्ता हो गया, फिर वो कांग्रेस का चला गया। तो ये प्रवक्ताओं की नौकरी हो रही है। पर ये
किस रूप में और कहां हमारा प्रजातंत्र जा रहा है, कभी कभी सोच करके चक्कर आ जाता है। तो ये रणनीतिकार का नौकरी और ये स्पोक्स पर्सन बनने का नौकरी का खेल हो गया, और इन्हीं लोगों को एडजस्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने। एक और इसमें एब्रेशन डेवलप किया कि स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों पर मुकदमा होता है, तरह तरह के केसेस चलते रहते हैं, वकील हायर करने में बहुत पैसा लगता है। तो रास्ता क्या अख्तियार किया जाए? रास्ता यह अख्तियार किया जाए कि किसी बड़े वकील को राज्यसभा भेज दीजिए। आप झारखंड से उठा के देख लीजिए, बिहार से उठा के लीजिए, यूपी से सब जगह देख लीजिएगा, तो आपको लग जाएगा कि ये इस तरह के लोग हैं। अब इसमें जो 12 लोगों का नॉमिनेशन होता है, वो लोग कथित रूप से किसी क्षेत्र के कला, संस्कृति, साइंस, समाज सेवा वगैरह से, साहित्य से आने चाहिए। लेकिन अनुभव विचित्र बताते हैं। सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया और पूरे कार्यकाल में मात्र 24 दिन हो गए राज्यसभा। अब उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट, ठीक है बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, देश सम्मान भी करता है उनको, लेकिन एक फैंस और फॉलोअर्स को खुश करने के लिए आप नॉमिनेट कर देते हैं तो उसका पूरा स्पिरिट जो है वो खत्म हो जाता है। और अभी देश की जो स्थिति है, हमारे रोल मॉडल कौन है, हमारे हीरो कौन है, जो यंगस्टर हैं उनके रोल मॉडल कौन है? कभी आपने सुना? आप उठा के पूछ लीजिए कि चंद्रयान के जो मिशन थे उस मिशन के डायरेक्टर कौन थे, इसरो के चेयरमैन कौन हैं? आपको कुछ कोई एकाध अपवाद को छोड़ दीजिएगा तो यंगस्टर बता ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी राजनीति, हमारी कार्य संस्कृति, हमारे समाज ने वैसे लोगों को रोल मॉडल बना दिया है जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज उन फैंस को खुश करने के लिए कि इसका वोट हमको, हालांकि कितना वोट मिलता है वो तो ईश्वर जाने, तो वो फैंस को खुश करने के लिए उन लोगों को नॉमिनेट करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज अपर हाउस जो राज्यसभा है वह मोटे तौर पर इस देश पर बोझ बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक होता है, और किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन अगर डायनेमिक नहीं रहेगा ना, तो समाज की चुनौतियों, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एवोल्यूशन और चेंजेस को वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। वक्त आ गया है इस पर प्रश्न उठना चाहिए कि जो टैक्स पेयर्स है, जो स्टेट का और गवर्नमेंट का, नेशन का, गवर्नमेंट का नहीं नेशन का जो रिसोर्सेज है, उसका बेजा इस्तेमाल क्यों हम करने देंगे? क्यों इन एमपीस के पर्क्स को, इनकी सुविधाओं को, इनके आवास को, इनके सारी सुविधाओं की भरपाई हम जैसे टैक्स पेयर्स करेंगे? क्यों? और इसका पर्पस क्या है? आप अपने अंतरात्मा से जरा पूछ लीजिए कि क्या यह वैसे लोगों को सेटल करने का, वैसे लोगों को एडजस्ट करने का जरिया नहीं बन गया है जो किसी न किसी रूप में पॉलिटिकल पार्टीज को हेल्प करते हैं, चाहे पैसे से, चाहे कथित रूप से बुद्धि से, चाहे किसी पर्टिकुलर जाति के हैं उससे। और धीरे धीरे आप देखिएगा ना, अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी में वैसे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है जिसको दूर दूर तक उसी पार्टी के वर्कर्स नहीं जानते हैं। और चूंकि वो पार्टी, चूंकि व्हिप सिस्टम है, व्हिप लागू है, तो एमएलए डर करके कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो क्या मजाक है डेमोक्रेसी का? इसलिए वक्त आ गया है, इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं? इसमें बहुत तरह के सुधार किए जा सकते हैं। पहला सुधार तो यह हो कि अगर अपर हाउस है तो इसका सीधा चुनाव हो, उसका आप इलेक्टोरल कॉलेज बनाइए, आप सिटीजन का ही इलेक्टोरल कॉलेज बनाइए, और इसका इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हर एक राज्यों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, और यह सीधा इसका चुनाव हो। इंग्लैंड में इस संबंध में एक बड़ी अच्छी बात हुई है। उन लोगों ने क्या किया है, 1999 में एक हाउस ऑफ लॉर्ड एक्ट बनाया, और उस एक्ट के तहत वर्ष 2000 में कमीशन बना है, और वो कमीशन डिसाइड करता है कि किन लोगों को नॉमिनेट किया जाए। यहां कौन डिसाइड करता है? प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट, जिसको मन किया बना दीजिए, जिसकी सरकार है बना दीजिए उठा करके। तो ये कर सकते हैं, या फिर
आप यूं कर सकते हैं कि राज्यसभा में उसी को नॉमिनेट किया जाएगा जो कम से कम एक बार कोई डायरेक्ट इलेक्शन चुन करके आए। आप कोई भी रास्ता अख्तियार कीजिए, लेकिन इन दो प्रश्नों पर विचार हो। पहला विचार तो यह हो कि संविधान में संशोधन हो और इस राज्यसभा का अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए। विधान परिषद के अस्तित्व को समाप्त करने का संविधान में ऑलरेडी व्यवस्था किया हुआ है, उस पर अलग से भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। क्यों विधान परिषद की जरूरत रहेगी? इसलिए कि कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिली, कुछ लोग बेरोजगार रह गए राजनीतिक रूप से, कुछ लोगों को एडजस्ट करना है, तो सरकारी खजाने से उनको वेतन मिले, सुविधा मिले, इसलिए। तो पहला तो इस पर विचार हो कि आफ्टर ऑल इसकी आवश्यकता है क्या? गहन विचार विमर्श हो, नेशनल डिबेट इस पर हो। तो पहला तो यह हो सकता है। और अगर इसको रखना है तो इसको लाइव और वाइब्रेंट बनाइए। इसके लिए भी सीधा चुनाव की व्यवस्था हो सकती है, सीधे चुनाव की व्यवस्था हो। और कौन से लोग इसमें जाएंगे उस पर बहुत क्लियर कट और स्पष्ट रूप से निरूपित पूरा एक फ्रेमवर्क हो कि कौन से लोग जाएंगे। लेकिन अच्छा यह हो कि समय आ गया है कि इन चीजों को समाप्त किया जाए। आप जरा सोच करके देखिए ना, राज्य का मुख्यमंत्री, कई एक राज्य का मुख्यमंत्री कभी सीधा चुनाव ही नहीं लड़ा। कई राज्य के बड़े बड़े नेता कभी चुनाव ही नहीं लड़े। आप सोच के देखिए कैसा डेमोक्रेसी है। सीधा मतलब, इनफैक्ट उस वक्त जब बनाया गया होगा तो कदाचित आप इसके पूरे को पढ़िए, राज्यसभा के वेबसाइट पर दिया हुआ कैसे ये इवॉल्व किया। परिकल्पना ये थी कि आजादी के बाद कुछ वैसे, जब हमारा पूरा डेमोक्रेसी बहुत फ्रेजाइल था तो हम लोगों को आवश्यकता थी वैसे लीगल ल्यूमिनरीज की, सोशल वर्कर्स की, या और वैसे प्रतिष्ठित लोगों को जो हमारे डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बना सके, उसको और स्ट्रेंथन कर सके। लेकिन धीरे 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 इसमें इतनी विकृति आई कि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इट हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। इसको समाप्त करने का समय आ गया है। हो सकता है कि पॉलिटिकल क्लास हमसे बहुत नाखुश हो, लेकिन यह अपील हम आम जनता से करना चाहते हैं। इसको नेशनल डिबेट बनाइए। मीडिया में जो लोग हैं, अखबारों में जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इसको पब्लिक डोमेन में लाइए और इस पर बहस हो। हमें जरूरत नहीं है इन अपर हाउसेस की। जो रेमिनेंट्स ऑफ ब्रिटिश शासन है इसको समाप्त कीजिए, लाटशाही वाली व्यवस्था। अन्यथा हम लोग अनावश्यक रूप से कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ घरानों की जागीर बन गई है, उसी के तहत और उसी के बोझ के तले हमारे दम घुटते रहेंगे और हमारे कंधे पर निरंतर बोझ बढ़ता जाएगा। और इन लोगों की सुविधा का ख्याल करते करते, इन लोगों की सुविधा और धन का प्रबंध करते करते हम पीढ़ी दर पीढ़ी पीसते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और इसी ख्याल के साथ और इसी कॉन्सेप्ट को आपके पास, आपके फ्लोर पर डिबेट के लिए छोड़े जा रहा हूं मैं। नमस्कार।